गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एम्फिऑक्सिस की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एम्फिऑक्सिस कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके डाइजेशन और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है माउथ से, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ, प्राणी के अधर तल पर शरीर के अगले सिरे पर मध्य में एक अंडाकार छिद्र होता है। कैसा? ओरल शेप्ड एक पोर होता है जिसे माउथ कहते हैं। ये एक झालरदार झिल्ली से घिरा रहता है जिसे ओरल हुड कहते हैं। अब इस डायग्राम में आपको ओरल हुड दिखाई दे रहा होगा। ओरल हुड है ना, ओरल हुड कहते हैं। अब ये ओरल हुड क्या होता है? ये ट्रंक के डॉर्सल एवं लेटरल, मतलब दोनों साइड, डॉर्सल साइड और लेटरल साइड की ओर आगे बढ़े हुए भागों से बनता है। ट्रंक का जो रीजन होता है उसके डॉर्सल और लेटरल दोनों जो भाग होते हैं उनके आगे बढ़े हुए भागों से ओरल हुड बनता है। ओरल हुड के किनारों पर 10 से 11 जोड़े कड़े सीधे सीलेटेड ओरल या बक्कल सिराई होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे डायग्राम में, यहाँ पर देखिए हमको यहाँ ओरल सिराई दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैसे हैं? सीलेटेड है ना, कड़े मजबूत, इस तरह का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये क्या है? ओरल सिराई, जिनमें सेंसरी पेपिली पाए जाते हैं। ये जो ओरल सिराई होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? सेंसरी पेपिली, मतलब जो सेंस का काम करते हैं, सेंस पहुंचाने का काम करते हैं पेपिली के द्वारा। बक्कल सिराई की संख्या प्राणी की व्यवस्था बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। मतलब जैसी इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के आधार पर जो इसकी जो सिराई है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनकी क्या होती है? संख्या जो है बढ़ती जाती है। ओरल हुड के किनारे पर बक्कल सिराई के अंदर कड़ी जिलेटिनस स्केलेटल रॉड्स पाई जाती हैं। अब इसमें क्या पाई जाएंगी? इसके अंदर जिलेटिनस रॉड्स पाई जाती हैं, ठीक, जो अंतःकंकाल की भांति कार्य करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? जो एंडोस्केलेटन की तरह, यानी इसको एक मजबूत पोस्चर देने का काम करती हैं। भोजन अंतर ग्रहण करते समय, मतलब जब फूड को ये इंजेक्ट करते हैं, अंदर की ओर ग्रहण करते हैं, उस समय क्या होता है? बक्कल सिराई अंदर की ओर मुड़कर मुंह के ऊपर चलनी जैसी संरचना बना लेती है। अब ये देखो, ये सिराई जो दिख रही है, बक्कल सिराई, ये बक्कल सिराई क्या करती है? एक चलनी जैसी, है ना, इस तरह से ये मुड़ जाती है और चलनी जैसी संरचना बना लेती है। तो इससे क्या होता है? चलनी जैसी संरचना से जो भी फूड पार्टिकल्स इनकी बॉडी में आते हैं वाटर करंट के साथ में, तो क्या होता है? जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं वो इसके द्वारा ऊपर ही रुक जाते हैं। जो आवश्यक भोज्य पदार्थ होते हैं वो इसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। बक्कल सिराई अंदर की ओर मुड़कर मुंह के ऊपर चलनी जैसी संरचना बना लेती है, जिससे भोजन धारा के साथ साथ बड़े पदार्थ पाचन तंत्र में जाने से रुक जाते हैं। मतलब जो अनवांटेड जो फूड होता है या अन्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? वो बाहर ही रुक जाते हैं और जो आवश्यक होते हैं वो शरीर के अंदर चले जाते हैं। फिर है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है? इसको वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। वेस्टिब्यूल ये रहा आपका, है ना, वेस्टिब्यूल। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कहाँ पर है ये देखिए, ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें जो बीच में ये ग्रुप जैसी पाई जा रही है ना, ये वाला ये पोर्शन, ये क्या हो जाएगा? बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल। ओरल हुड अपने नीचे एक गुहा को घेरे रहती है। ओरल हुड क्या है? ओरल हुड ये रहा, है ना, ये रहा ओरल हुड। अब ये क्या है? अपने नीचे एक गुहा, मतलब एक कैविटी जैसी बनाई हुई है, इसके नीचे ये कैविटी जैसी दिख रही है ना, और उसमें ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या है? एक गुहा को घेरे रहती है, जिसे बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल कहते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वेस्टिब्यूल, जो इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये वेस्टिब्यूल कहलाएगा। कहते हैं इस गुहा की सतह एक्टोडर्म की बनी होती है। इसकी जो सरफेस होती है, किसकी? वेस्टिब्यूल की। ये जो सरफेस होती है ये किसकी सरफेस कौन सी हो गई? ये वाली हो गई, है ना।
तो ये किसकी बनी होती है? ये एक्टोडर्म की बनी होती है। वेस्टिब्यूल की जो सतह होती है वो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म क्या हो गई? बाहरी डर्म है ना, लेयर, स्किन, एक्टोडर्म की बनी होती है और इसे स्टोमोडियम कहते हैं। जिससे ये बनी होती है, एक्टोडर्म की जिस सतह से ये बनी होती है, इसको स्टोमोडियम कहते हैं। इसके बाद है व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन, अब देखेंगे यहाँ डायग्राम में हम, व्हील ऑर्गन कहाँ पर है? ये रहा व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन, ठीक है। ये क्या होता है? बक्कल कैविटी के धरातल पर 6 से 8 उंगली जैसी उभार निकले रहते हैं। जो बक्कल कैविटी है यानी वेस्टिब्यूल है ना, इसके कहाँ पर? इसके धरातल पर 6 से 8 हम ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये उंगली जैसे, इसमें ये कम दिखाई दे रहे हैं। हम दूसरा डायग्राम देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम में, इसमें हम देखेंगे, यहाँ देखिए आप, इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं, ये इस तरह के, ये क्या है? 6 से 8 उंगली जैसे उभार निकले रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? व्हीलर टेंटिकल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये दोनों साइड ये रहते हैं, ये है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये व्हीलर टेंटिकल हैं। व्हीलर टेंटिकल कहते हैं इनको। सामूहिक रूप से ये सभी उंगली जैसी संरचनाएं एक ऑर्गन का निर्माण करती हैं, एक अंग का निर्माण करती हैं। ये जो सारी जो फिंगर जैसी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमको इस तरह के, ये सब क्या करते हैं? ये मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण कर लेते हैं, इस तरह से, है ना। ये जो हम देख रहे हैं डायग्राम में, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, है ना। तो ये क्या बना लेते हैं? कौन सा ऑर्गन बना लेते हैं? ये व्हील ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है। जिसको व्हील ऑर्गन या मुलर ऑर्गन या फिर रोटेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? व्हील का काम होता है रोटेट करना, घूमना, है ना। तो इसको मुलर ऑर्गन या फिर रोटेटरी, क्योंकि ये रोटेट करने का काम करता है, इसलिए इसको रोटेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। व्हील ऑर्गन पानी की चक्करदार धारा यानी गोल गोल घूमकर, है ना, चक्करदार धारा उत्पन्न करता है। कौन? व्हील का काम होता है घूमना, और ये घूम कर क्या करता है? एक पानी का फ्लो बना लेता है गोल, जिससे खाद्य पदार्थ एकत्र होकर प्राणी के मुंह तक पहुंच जाते हैं। एक प्रेशर बनता है पानी का उसके घूमने से, और क्या होता है? जो भी पानी के साथ में जो भी इनके भोज्य पदार्थ होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं? इनके मुंह तक पहुंच जाते हैं। प्रत्येक उंगली उभार के स्वतंत्र सिरे पर, जो इनके फिंगर लाइक, जैसे ये जो मैंने बताया अभी, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं? इनके स्वतंत्र सिरे पर एक गड्ढा होता है। अब देखिए, जैसे मैं ये बताती हूँ, यहाँ पर यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक गड्ढा होता है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऑर्गन बन रहा है ना, यहाँ पर एक गड्ढा जैसा होता है, जिसे क्या कहते हैं? हेर्त्ज़बर्ग का गड्ढा कहते हैं। और अंत सिरे पर एक छिद्र होता है इसके, यहाँ पर ये वाला जो इस तरह का ये जो ऑर्गन दिख रहा है ना, यहाँ पर एक गड्ढा होता है इस जगह पर, जिसे क्या कहते हैं? हेर्त्ज़बर्ग पिट कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये हेर्त्ज़बर्ग की पिट है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, कहलाती है। इसके बाद फिर है व्हीलम। अब व्हीलम वाला पोर्शन देखेंगे, इसको और क्या कहते हैं? एंटेरोस्टोम भी कहते हैं, व्हीलम या एंटेरोस्टोम। ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये है व्हीलम, ठीक है, एंटेरोस्टोम। बक्कल कैविटी कहते हैं इसको, बक्कल कैविटी कहते हैं व्हीलम को। एक छोटे से छिद्र द्वारा फेरिंग्स में खुलते हैं। ये जो व्हीलम है, ये एक छोटे से छिद्र है ना, ये जो व्हीलम इस तरह से जा रहा है, ये कहाँ पे खुल रहा है? फेरिंग्स वाले भाग में खुल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ बना हुआ है, डायग्राम को आप देखते चलें, है ना। बक्कल कैविटी कहते हैं एक छोटे से छिद्र द्वारा फेरिंग्स में खुलते हैं व्हीलम, ठीक,
जिसे वीलम कहते हैं। ये जो जिस छिद्र के द्वारा यहाँ पर खुल रहे हैं इस जगह पर, इसको क्या कह रहे हैं? वीलम कहते हैं। वीलम के किनारे पर 12 पतले नुकीले शंक्वाकार व्हीलर टेंटिकल्स निकले होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम व्हीलर टेंटिकल कहाँ पे हैं। ये देखिए, ये जो ये यहाँ दिख रहे हैं, ये 10 से 12 है ना, व्हीलर टेंटिकल्स निकले रहते हैं, जिस पर बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं। अब इसमें यहाँ ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो व्हीलर टेंटिकल इस तरह से ये जो बने हुए हैं, इनके ऊपर क्या है? बहुत सारे छोटे 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 सीलिया जो हैं इस तरह से लगे रहते हैं। सीलिया आप जानते हैं क्या होते हैं? छोटे छोटे जो बाल जैसे संरचना होती है उसे सीलिया कहते हैं। यहाँ पर व्हीलम कंप्लीट होने के बाद अब आ जाता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स वाला भाग कहाँ पर होगा? व्हीलम के बाद, है ना। व्हीलम हमने कहाँ देखा? अभी यहाँ बीच में हमने व्हीलम तक पहुँच गए। अब ये व्हीलम वाला भाग कहाँ खुलता है? ये फेरिंग्स वाले भाग में खुलता है। ये है फेरिंग्स के बारे में। ये बड़ा पार्श्व औरों से दबा हुआ थैला होता है, मतलब दोनों ओर से दबा हुआ एक थैले जैसी संरचना होती है, जो क्या कहलाती है? फेरिंग्स कहलाती है, जो कि लगभग शरीर के मध्य तक फैला रहता है। ये फेरिंग्स वाला जो भाग होता है ये कहाँ तक? बॉडी के मध्य तक फैला हुआ होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो फेरिंग्स वाला भाग है, इसको हम ये लगभग यहाँ से यहाँ तक हम इसको मान लेंगे फेरिंग्स वाला भाग है, ठीक है। ये व्हीलम जहाँ पर खुल रहा है, जैसे हम यहाँ ऊपर देखें पेरीफेरेंजियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, है ना, ये लिखा हुआ है, ये है यहाँ पर। ये कौन सा हो गया? ये हो गया पेरीफेरेंजियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। फिर यहाँ पर ये पेरीफेरेंजियल और यहाँ ब्रेंकियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है? ये पूरा लंबा यहाँ तक, ये जो है आधी बॉडी तक इसका जो है फेरिंग्स वाला भाग पाया जाता है। और ये कैसा होता है? ये थैले जैसी संरचना होती है, दबे हुए थैले जैसी संरचना होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? मध्य तक फैला होता है। ये श्वसनांग के रूप में, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में, या अधिक तथा पाचन अंग के रूप में कम कार्य करते हैं। ये जो फेरिंग्स वाला भाग होता है ये रेस्पिरेशन की तरह काम करता है, रेस्पिरेशन के रूप में काम करता है, श्वसन अंग के रूप में काम करता है, और डाइजेशन का काम ये कम करता है। पाचन अंग के रूप में कम काम करता है और श्वसन अंग के रूप में अधिक काम करता है। कौन सा? फेरिंग्स वाला भाग। इनकी दीवारों में लगभग 150 से 120 तिरछी गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। अब हम यहाँ आगे इसमें देखें गिल स्लिट्स फेरिंग्स वाले भाग में। देखो फेरिंग्स को कितने में दिया हुआ है? ब्रेंकियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, पेरी ब्रेंकियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, है ना, ये दो में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। अब इसी भाग में फेरिंग्स वाले भाग में क्या पाई जाती हैं? लगभग कितनी? 150 से 120 लगभग तिरछी, है ना, क्या पाई जाती हैं? गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स कहाँ पर हैं? ये देखिए, ये यहाँ पर गिल स्लिट्स कैसी पाई जा रही हैं? ये तिरछी गिल स्लिट्स पाई जाती हैं फेरिंग्स वाले भाग में। और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? गिल बार कहते हैं, ठीक है। गिल स्लिट्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे गिल बार कहते हैं। गिल स्लिट्स के बीच में गिल बार्स पाई जाती हैं, जो दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार, ठीक है। फिर है प्राइमरी गिल बार। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें प्राइमरी गिल बार का। ये देखिए यहाँ पर, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी गिल बार, ये रहा, और सेकेंडरी गिल बार। अब ये प्राइमरी गिल बार क्या है? इसके अंदर सीलोमिक स्पेस होता है। जो प्राइमरी गिल बार है इसके अंदर क्या भरा होता है? सीलोमिक स्पेस होता है, मतलब जगह होती है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से तिरछी दिशा में सिनेप्टिक्यूली द्वारा जुड़े रहते हैं। सिनेप्टिक्यूली क्या हो जाएंगे इनके? जहाँ पर ये दो जुड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हो गया प्राइमरी गिल बार, है ना, और ये हो गया सेकेंडरी गिल बार। जो पहला वो बनेगा वो प्राइमरी हो जाएगा इस तरह से, है ना, और बीच में जोड़ने वाला जो होगा वो सेकेंडरी हो जाएगा, जैसे सेकेंडरी ये हो जाएगा।
सेकेंडरी ये हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सेकेंडरी गिल बार हो जाएंगे, और ये प्राइमरी है ना। तो इन दोनों को, ये प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों को जोड़ने वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, वो सिनेप्टिक्यूली कहलाएगा। ठीक है, सिनेप्टिक्यूली द्वारा ये जुड़े रहते हैं, जिससे फेरिंग्स टोकरी जैसा दिखाई देता है। इससे क्या होता है, ये जो फेरिंग्स वाला भाग होता है ये कैसा दिखता है, टोकरी जैसा, डलिया जैसे दिखाई देता है। सिनेप्टिक्यूली को जिलेटिनस स्केलेटन रॉड्स तथा ब्लड वेसल्स रक्त वाहिका आधार प्रदान करती हैं। अब इनको बेस कौन देता है, ब्लड वेसल्स इनको क्या करती हैं, बेस देने का काम करती हैं। ये स्केलेटल रॉड्स फटी हुई होती हैं, ये जो रॉड्स होती हैं इनकी, ये कैसी होती हैं, फटी हुई होती हैं। इसके बाद है सेकेंडरी गिल बार। ये प्राइमरी गिल बार हुआ और सिनेप्टिक्यूली के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद है सेकेंडरी गिल बार। इनके अंदर सीलोमिक स्पेस नहीं होता। प्राइमरी गिल बार में सीलोमिक स्पेस पाया जाता है और इसमें जो सेकेंडरी गिल बार होती है उसमें सीलोमिक स्पेस नहीं होता, तथा ये सिनेप्टिक्यूली के द्वारा नहीं जुड़े होते। जो सेकेंडरी गिल बार होते हैं ये आपस में सिनेप्टिक्यूली के द्वारा नहीं जुड़े होते। इनकी स्केलेटल रॉड्स फटी हुई नहीं होती, मतलब प्राइमरी गिल बार के अपोजिट होता है सब। गिल बार फटी हुई नहीं होती। गिल बार्स के आगे पीछे और अंदर की सतह सीलिया से ढकी रहती है। जो इनकी जो सतह होती है अंदर की बाहर की, ये कैसी होती है, ये सीलिया से ढकी रहती है, किंतु एट्रियल कैविटी की ओर की सतह पर छितरे हुए सीलिया पाए जाते हैं। अब इस डायग्राम में ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन आगे मैं बता दूंगी आपको कैसे पाए जाते हैं। छितरे हुए यानी फैले हुए से सीलिया पाए जाते हैं। फेरिंग्स के फर्श पर एंडोस्टाइल तथा हाइपोफेरिंजियल ग्रुप पाया जाता है। फेरिंग्स के फर्श पर क्या पाया जाता है, एपीफेरिंजियल ग्रुप। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ये रहा पेरीफेरिंजियल ग्रुप, कौन सा है, ये रहा, है ना। कहाँ पर है ये, फेरिंग्स के फर्श पर एंडोस्टाइल या हाइपोफेरिंजियल, है ना। इसको और क्या कहेंगे, एंडोस्टाइल कहेंगे या फिर हाइपोफेरिंजियल ग्रुप पाया जाता है। यह एक उथले गड्ढे के रूप में होता है। कैसा है होता है, ये एक उथले गड्ढे के रूप में होता है, जो कि 4 ऊर्ध्व ट्रैक्ट यानी लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्ट का बना होता है। इन ऊर्ध्व मोड़ों के एकांतरित क्रम में 5 एपोफेरिंजियल ग्रुप होती हैं। अब इसकी कहाँ पर, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्ट का बना होता है और इसके ऊर्ध्व मोड़ जो फोल्ड होते हैं उन पर एकांतरित क्रम में 5 एपिफेरिंजियल ग्रुप होती हैं। इसमें डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, ये ग्रुप होती हैं जो कि सीलेटेड होती हैं। ठीक है, ऊर्ध्व ट्रैक्ट्स या लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्ट ग्लैंड सेल के बने होते हैं और ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, म्यूकस का स्त्रावन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ईसोफेगस। यहाँ देखेंगे हम डायग्राम में ईसोफेगस, ये रहा ईसोफेगस वाला भाग। ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस क्या है, फेरिंग्स पीछे की ओर, ये अभी तक हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, फेरिंग्स वाला भाग देख रहे थे इधर पूरा, है ना। अब ये क्या है, ये पीछे की ईसोफेगस जो है पीछे की ओर सक्रिय नलिका में खुलता है। ईसोफेगस कहाँ खुल रहा है, एक सक्रिय नलिका में खुल रहा है जिसे ईसोफेगस कहते हैं, जिसकी आंतरिक सतह सीलिएटेड होती है। इसकी जो अंदर की सरफेस होती है वो कैसी होती है, सीलिएटेड होती है। नेक्स्ट है स्टमक। ईसोफेगस के बाद हम कहाँ आ जाएंगे, स्टमक पे है।
ईसोफेगस थोड़े चौड़े भाग में खुलती है जिसे आमाशय कहते हैं। ये ईसोफेगस जो है ये थोड़े आगे आके कहाँ पर, ये जो है ये थोड़े आगे आके है ना, यहाँ पर आकर के कहाँ खुलेगी, ये आमाशय में खुलती है, ठीक है, जिसे आमाशय कहते हैं। फिर है इंटेस्टाइन। स्टमक आंत में खुलता है। जो आमाशय होता है वो कहाँ खुलता है, आंत में। स्टमक जो है वो आंत में खुलता है। यह लगभग फेरिंक्स जितनी लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग फेरिंक्स के ही बराबर होती है, ठीक है। जैसे हम ये डायग्राम पूरे में देखें यहाँ पर, जैसे ये फेरिंक्स वाला भाग हुआ है ना, उतना ही ये यहाँ वाला पूरा भाग हो जाएगा ये इसका। तो ये लगभग फेरिंक्स जितनी लंबी होती है और बॉडी वॉल की पृष्ठ सतह से डॉर्सल मीजेंट्री द्वारा एट्रियल कैविटी में लटकती रहती है। इसके बाद है एनस। अब यहाँ हम डायग्राम में आ जाएंगे इसके। इंटेस्टाइन के बाद में एनस वाला भाग। आंत शरीर से बाहर एनस द्वारा खुलती है। जो इंटेस्टाइन होती है ना, वो कहाँ खुलती है, वो एनस के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, जो कि वेंट्रल फिन की बाईं ओर स्थित होता है। ये किस तरफ पाया जाता है, वेंट्रल फिन की बाईं ओर पाया जाता है। ये हो गया इसका एलिमेंट्री कैनाल। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ लेना मेरे नंबर पे, या फिर ग्रुप में क्वेश्चन आप डाल के मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये यहाँ तक हुआ हमारा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। अब इसके बाद में होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड करेंगे, इसके बाद में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और इसके बाद इसका जो है लाइफ साइकिल भी है। इसमें काफ़ी लंबा है ये चैप्टर, तो हम एक एक करके इसमें करते चलेंगे। अभी हमारी क्या क्या हो गया, मार्फोलॉजी हो गई और आज एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ठीक है। इसके बाद में अब डाइजेस्टिव ग्लैंड करेंगे और ऐसे ही एक एक करके हम इसका टॉपिक जो है वो पूरा कर लेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।